अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की बात करें तो कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस यही एक ऐसा विषय रहा जो देश में दुनिया में छाया रहा। और इस सप्ताह लॉकडाउन के 1 महीने भारत में पूरे हुए और भारत सरकार ने इस दौरान एक एनालिसिस प्रस्तुत किया जिससे ये चीज सामने आई कि भारत में जो कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की दर है वो लगभग स्थिर है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में बहुत बुरा हाल है। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत सरकार ने जो त्वरित कदम उठाए, सही दिशा में कदम उठाए, उसी का ये परिणाम है कि भारत थर्ड स्टेज में नहीं पहुंच सका और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत अन्य देशों के मुकाबले बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम इस सप्ताह के अन्य मुद्दों की बात करें तो पालघर में जो 2 साधुओं की और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग हुई, निर्मम हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, वो एक बड़ा राजनीतिक विषय बना विवाद का और आरोप प्रत्यारोप खूब हुए। महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी को जांच सौंप दी है, हालांकि संत समाज का कहना है कि सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए। देखना होगा कि आगे सरकार क्या फैसला लेती है और जांच के निष्कर्ष क्या कहते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें और राजनीतिक मुद्दों की तो चाहे हमने पश्चिम बंगाल में देखा मुद्दा, चाहे केंद्रीय दल को जो भेजे जाने का मुद्दा था अन्य राज्यों में उसको लेकर विवाद हुआ, या फिर जो कांग्रेस की जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई उसके बाद सोनिया गांधी ने सीधे सरकार पर जो आरोप लगाए उनका विषय रहा। सोनिया गांधी ने कहा कि नफरत का वायरस फैला रही है बीजेपी, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह समय विवाद का नहीं, साथ चलने का, साथ मिलकर इस वायरस से लड़ने का है। तो ऐसे कई सारे कारण रहे जिन पर जो विवाद हुए, राजनीतिक विवाद हुए। फिलहाल आइए करते हैं इन सभी घटनाओं का विश्लेषण और लेते हैं हमारे दर्शकों के प्रश्न और उनका सटीक उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करते हैं। तो चाय पर समीक्षा के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दर्शकों का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आपको प्रश्न जो है वो एक है, लेकिन इसमें लग रहा है कि आपने 2 बातें पूछनी चाहिए। पहली बात आपने जो पूछनी चाहिए पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपने कहा है कि मामले स्थिर होने की सरकार बात कह रही है, लेकिन मामले तो बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो उस पर दरअसल देखिए, सरकार ने जो कहा है, सरकार ने कहा है कि संक्रमण के फैलने की जो दर है वो स्थिर है, मामले स्थिर हैं ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि पहले कहाँ 100 से नीचे मामले थे, उसके बाद अब 23,000 के आसपास मामले बढ़ के हो गए हैं। मृतकों की बात करें तो पहले एक भी नहीं थी, आज 700 के आसपास हो गई है। तो ऐसा नहीं कहा सरकार ने कि मामले स्थिर हैं, फैलने की दर स्थिर है। और ये दर फैलना स्थिर जो है भारत की एक बड़ी कामयाबी है। आप देखिए, भारत से तिगुनी, चौगुनी, 5 गुनी, 6 गुनी दर है अन्य देशों में संक्रमण के फैलने की, हो चाहे मृत्यु की बात हो। और भारत ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए, WHO का मानकों का पालन करते हुए जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और हम ठीक है कि बाहर से किट मंगा रहे हैं, लेकिन हमने जो हमारा जो स्वदेशी तंत्र है उसको भी कितना हमने निर्भर बनाया है, आत्मनिर्भर हम हुए हैं। और ये एक बड़ी बात है कि इस संकट के काल में आप देखिए किस तरीके से, चाहे ठीक है हमने बहुत सारी चीजें देखी कि रैपिड टेस्ट किट हमारी फेल हो रही है, जो हमने बाहर से मंगाई थी, चाइना से खासतौर पर मंगाई थी, महंगी भी मंगाई और फेल भी हो रही है। जो वायरस चाइना ने दिया, ये उसकी किट उसी अपने देश के वायरस को नहीं पकड़ पा रही है। तो ऐसे बहुत सारे विषय रहे जिस पे जो खासतौर पे चाइनीज किटों की, चाहे जांच किट की बात हो, चाहे पीपीई किट की बात हो, सबकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे। ये आप देखिए, समय देखिए कि भारत में बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनीज हैं और जो स्थापित कंपनियां हैं उन सब ने किफ़ायती पीपीई किट्स, चाहे हो, चाहे मास्क हो, चाहे जो अब कोरोना की जो जांच किट है उसकी बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, भारत के बहुत सारे उद्यमियों ने इस पर पैसा लगाया है, निवेश किया है और जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और खासतौर पे कई सारे जो टेस्ट किट्स हैं उनको आईसीएमआर ने भी इजाजत दे दी है, उनको मंजूरी दे दी है काम करने की। और जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 5 लाख के आसपास
5 लाख को बल्कि पार ही कर चुका है, अगर हम देखें भारत में जांच का जो विषय है। और अगर हम देखें, आप चाहे हम डीआरडीओ को देखिए, सरकार भी अपने स्तर पर कितने प्रयास कर रही है। डीआरडीओ ने एक चलती फिरती जांच वैन बना दी है, जिसमें 1000 के आसपास रोजाना टेस्ट किए जा सकते हैं। जब भारत ने कोविड-19 का सामना पहले केस में किया था, उस समय कोविड-19 की जो जांच लैब है भारत में एक भी नहीं थी। आज आप देखिए कि लगभग पौने 200 के आसपास हो गई। तो ऐसे भारत ने जो खासतौर पर हमारा जो हेल्थ इंफ्रा है उसको इतना तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आप देखिए कि लाखों की संख्या में आइसोलेशन बेड हैं और जो वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। चाहे जो पीपीई किट की बात कर रहे हों, मास्क की बात कर रहे हों, लाखों की संख्या हमारे पास पड़े हैं, हम लाखों की संख्या में ऑर्डर दे चुके हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये हो सकता है कि जो हम आपूर्ति के मामले में, मान लीजिए दिल्ली में सामान उतर रहा है, आगे से हम उसको गोरखपुर तक या कहीं छपरा तक या कहीं और किसी शहर तक पहुंचा पाने में हमारी शायद थोड़ा सा विलंब हो रहा हो या प्रक्रियागत खामियां हो, लेकिन भारत ने बहुत मजबूती के साथ, बहुत दिलेरी के साथ और एकजुटता के साथ इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है उसके परिणाम सफल होंगे। और सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले भारत ही इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने वाला है, ये इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका जो प्रश्न, आपके प्रश्न में दूसरी बात जो आप समाहित है वह यह है कि क्या भारत गरीबी के मकड़जाल में फंस जाएगा और प्रधानमंत्री इससे निजात दिला पाएंगे देश को। तो देखिए, आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि इस समय पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को देख लीजिए। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय कह सकते हैं कि मंदी की चपेट में है। भारत इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि हम भी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं और भारत इसलिए इससे अछूता रह नहीं सकता है। भारत पर भी असर पड़ा है। लेकिन आप देखिए कि हालिया जो अध्ययन सामने आए हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत की विकास दर नेगेटिव नहीं रहेगी, जबकि दुनिया के अन्य बड़े देशों की जो विकास दर है वो नेगेटिव में जाने वाली है। भारत की विकास दर 1.8% या उससे ऊपर रह सकती है और भारत अगले वित्तीय वर्ष में 7 से भी ऊपर की विकास दर हासिल कर सकता है। तो ये आप देखिए कि भारत के प्रति जो हमारे वैश्विक रेटिंग एजेंसियां हैं या आईएमएफ है या जो अन्य जो वैश्विक निकाय हैं, कितना भरोसा रखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बुनियाद है इसकी। ये पाश्चात्य, हम जो कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों की जो अर्थव्यवस्था है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत भिन्न है, इसलिए हम मजबूत हैं। हमारे को अपनी मजबूती के बारे में संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात रही आपके प्रश्न में कि क्या प्रधानमंत्री इससे मुश्किल घड़ी से निजात दिला पाएंगे। आपने जो प्रश्न किया है, मैं समझ रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे होंगे कि अभी जो एक रिपोर्ट आई है, खाली अध्ययन आया है कि भारत में जो गरीबों की संख्या है, खासतौर पर गरीबी रेखा से नीचे का जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 करोड़ लोग शायद बढ़ सकते हैं। अगर अभी का हम आपको आंकड़ा बताएं तो 81 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं भारत में। और ये अगर हम भारत की आबादी के हिसाब से देखें तो 60% आबादी भारत की कह सकते हैं कि ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन अगर ये जो रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट कहती है अगर 10 करोड़ लोग और इस गरीबी रेखा के नीचे आ गए तो ये इसका आंकड़ा बढ़ के 91 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। यानी कि भारत की 91 करोड़ और आबादी के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 68% के आसपास भारत की आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर बहुत अच्छा भी भारत ने किया तो भी 2.5 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से नीचे आने ही वाले हैं, और जो भी हैं उनके अलावा। तो ये दर्शाता है कि अगर ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत में पिछले 10 साल में जो भी डेवलपमेंट हुआ है 10 साल पीछे चला जाएगा भारत। हम ठीक है किसी और से तुलना नहीं कर रहे, लेकिन आप देखिए दुनिया 20-25 साल पीछे जा रही है, लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत 10 साल पीछे जाएगा। लेकिन भारत 10 साल क्यों, 10 महीने भी पीछे क्यों जाए। आप नरेंद्र मोदी का अभी जब 2019 का चुनाव हुआ था तब बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है। मैं वो नारा नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उस वो नारा क्यों आगे जाके और लोग भी, आम जनता भी लगाने वाली, उसका कारण बता रहा हूं। आपको ले चलता हूं 2001 में गुजरात में जबरदस्त भूकंप आया था। उस भूकंप में हमने देखा था गुजरात पूरी तरह तबाह हो गया था, वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो जर्जर हो चुकी थी। ऐसी मुश्किल घड़ी में केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान सौंपी थी भाजपा के आलाकमान ने। और उस समय नरेंद्र मोदी के पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। ठीक है, भाजपा महासचिव के तौर पर उनके पास राजनीतिक अनुभव था, लेकिन प्रशासनिक अनुभव कतई नहीं था। लेकिन और 2001 में तो जो गुजरात को
फिर से खड़ा करने के प्रयास हो ही रहे थे। 2002 में दंगे भी हो गए वहाँ पर, वो क्या कारण रहे हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन दंगे और भूकंप ये दो ऐसे बड़े संकट थे गुजरात पे कि गुजरात को खड़ा होने में 20-25 साल लग जाते। गुजरात को देखिए आप, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गुजरात 1-2 साल में ही आगे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, और ऐसा खड़ा हुआ कि उसकी जो विकास दर थी देश में नंबर 1 पर आ गई, और गुजरात के विकास की चमक पूरी दुनिया में गई, और गुजरात के विकास के बलबूते नरेंद्र मोदी का नाम पूरी दुनिया में होने लगा। दुनिया के जो वैश्विक नेता हैं वो नरेंद्र मोदी को गुजरात के विकास की वजह से जानने लगे, और यही एक गुजरात का जो डेवलपमेंट था, उस डेवलपमेंट के नाते देश की जनता ने विश्वास किया कि नरेंद्र मोदी देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इस नाते उनको 2014 में भी सत्ता में बिठाया। 2014 के बाद जो उन्होंने काम करके दिखाया उसके बलबूते उनको 2019 में भी सत्ता में दिया। तो नरेंद्र मोदी ने जो काम बहुत मुश्किल थे और बहुत सालों में हो पाने वाले थे, उनको बहुत कम समय में करके दिखाया है। इसीलिए आप देखिए, आप विश्वास रखिए कि नरेंद्र मोदी के पास वो अब तो खास बात अगर हम देखें, उनके पास लगभग 13-14 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव है, अब 6 साल के आसपास उनका प्रधानमंत्री पद का अनुभव हो गया, और वैश्विक नेताओं से उनके जितने बेहतर संबंध है उन सबका फायदा निश्चित रूप से भारत को मिलने जा रहा है, और भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को फिर से उठ खड़ा होने में नरेंद्र मोदी, यकीनन कह सकते हैं हम इस बात को, खासतौर पर जिस तरह से सरकार काम कर रही है, रणनीति बना के काम कर रही है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक अहम कड़ी साबित होगा भारत की फिर से उठ खड़ा होने में, और जल्दी उठ खड़ा होने में। इसमें कहीं दो राय, कहीं किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। ये बात हम तो विश्वास के साथ कह रहे हैं, ऐसा विश्वास दुनिया के भी बड़े बड़े लोग करते हैं, और भारत में भी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी जनसंख्या है। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, पालघर में जो हुआ, निश्चित रूप से जिसने भी किया है, जिस कारण से भी किया है, बहुत ही घिनौना पाप किया है, और इसकी जो सजा है वो कड़ी से कड़ी मिलनी ही चाहिए। आप देखिए, एक तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, जिस तरह की सरकार बता रही है कि अफवाह उड़ी कि वो कोई किडनी चोर गैंग आया है या बच्चा चोर गैंग आया है, तरह तरह की अफवाहें भी उड़ी थी, ऐसा कहना है, ऐसी कहानियां हैं। अब उन कहानियों में कितना दम है सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर हम घटना को देखें, देखिए जो घटना हुई है, घटना ये तो है ही कि कारण क्या रहे हैं उस पर नहीं जा रहे हैं, वो सब जांच का विषय है। घटना ये रही कि 3 लोगों की वहां पर निर्मम हत्या हुई है, वीडियो फुटेज सामने है। 3 लोगों की हत्या भीड़ द्वारा पीट कर मार दिया गया। 75 साल के बुजुर्ग को, और जो एक युवक था या एक और अन्य जो संत थे, इनको तीनों को जिस तरीके से मारा गया, बेचारे रहम की भीख मांग रहे थे और लथपथ थे, भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। वो तो सदैव जो खासतौर पर भगवा वस्त्र धारण कर लेता है, सबका भला चाहता है, कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को इस उम्र में, 75 साल की उम्र में, ये उसको दिन देखना पड़े, उसकी मौत ऐसी आए, इससे बुरी क्या चीज हो सकती है। जो लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो विषय है राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं है, इससे बचना चाहिए। अगर तो अफवाह उड़ी थी तो बिल्कुल पार्टी हितों से ऊपर उठकर उन लोगों के नाम सामने लाइए, उन लोगों को सामने लाइए, कानून के कटघरे उनको खड़ा कीजिए जिन लोगों ने इस घिनौने पाप को किया है। और अगर ये जो किसी राजनीतिक इशारे पर हुई है तो वहां के मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि ये सब अपने गठबंधन की जो सरकार है, खासतौर पर जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रखर हिंदूवादी पार्टी मानी जाती रही है, और उसको बात अभी हिंदुत्व की या किसी और अन्य धर्म की भी नहीं है, उसको ये साबित करना होगा कि इस मामले में न्याय हुआ है, क्योंकि संत समाज बड़ा उद्वेलित है। आप देखिए संत समाज के जो लोग हैं देश भर में क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से संयम और धैर्य अभी भी रखे हुए हैं, क्योंकि देश में लॉकडाउन है। देश के नियमों का पालन करते हुए, संविधान के जो मर्यादा है उसका सम्मान करते हुए अभी भी अपना धैर्य और संयम रखे हुए हैं, और कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन खत्म होगा हम पालघर कूच करेंगे। आप सोचिए कि अगर संत अगर वहां कूच करेंगे, कोई अन्य किसी कोई सांप्रदायिक घटना महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र वैसे ही बहुत संवेदनशील रहा है, कई वर्षों तक इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकार को, प्रशासन को ये मुद्दा सुलझाने की जरूरत है। जो जिन लोगों ने भी किया है उनको कटघरे में न्याय के लाया ही जाना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप आप भले करें,
लेकिन तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। 3 साधुओं के, जो 2 साधु और एक ड्राइवर जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार को अगर कोई सरकारी मुआवजा दिया जाए तो ये भी एक अच्छी बात होगी। लेकिन ये जो कुछ लोग इस विषय को उठा रहे हैं कि मॉब लिंचिंग तो पहले भी होती रही है देश में, तो ये भी एक हो गई, और जब अल्पसंख्यकों के साथ मॉब लिंचिंग होती रही है तब ये लोग कुछ नहीं बोलते, और अब ये लोग कह रहे हैं कि जब हिंदूवादी लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुई है तब वो कुछ नहीं बोल रहे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हत्या पर राजनीति गलत है, हत्या पर राजनीति नहीं करी। वो संत थे जो मारे गए, उनको संतों को जो अगर उनकी आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जो हत्यारोपी हैं, हत्या के जो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और आगे से ऐसा ना हो। और अगर सरकार को जितना जल्दी न्याय दिला पाए सरकार, उतना जल्दी होगा, समाज के हित में और देश के हित में। जी, आइए देखते हैं हमारा दर्शकों का अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए, आपका प्रश्न है संकट काल में राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति तो लोकतंत्र है, होगी ही। हाँ, ये सही है कि संकट के इस समय में सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। अपनी अपनी राजनीति करें, आप अपनी पार्टी के एजेंडे को आप आगे बढ़ाएं। आप कोई मदद दे रहे हैं, अपना नाम उसमें लिख देंगे, भैया मैंने ये दिया है मदद, ये इस पार्टी के नेता के नाम से हम इस थैले पर लिख के मदद दे रहे हैं, हम इस पार्टी के नाम के नेता की फोटो छापते हुए थैले पे मदद दे रहे हैं। वो सब करिए ना, किसने रोका है? मदद दीजिए, जरूरतमंद जो है इस समय उनको मदद करिए। लेकिन राजनीति जो इस हफ्ते हुई है वो बड़ी, थोड़ा सा उस पर दुख हुआ। जो भी लोग हैं सबको थोड़ा सा क्षोभ हुआ इस बात को देखकर कि जब केंद्र सरकार ने कुछ दल बनाए उन राज्यों के लिए जहां पर हॉटस्पॉट एरिया में कोरोना वायरस के मामले नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन देश पूरे टीवी पर देख रहा है, तो ऐसे में सरकारें आंखें मूंदी हुई हैं, तो केंद्र कोई कदम तो उठाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने जो महामारी एक्ट है उसके तहत जो उसको अधिकार हासिल हैं उनका उपयोग करते हुए केंद्रीय दल बनाकर भेजे। अच्छा, इस केंद्रीय दल जो गया है ये कोई राज्य की कानून व्यवस्था से विषय को नहीं देख रहा है, आपको वहां पर क्या हेल्थ सर्विसेज में मदद की जा सकती है, कहाँ पे क्या कमी है, क्या आप नहीं कर पा रहे हैं, और कहाँ पर चीज़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है, इन सब विषयों को देखा जा रहा है। तो इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए। और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की हम बात करें, हम देखें कि राजस्थान में भी गया था केंद्रीय दल, ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी गया तो वहाँ विवाद नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में गया वहाँ विवाद नहीं हुआ। एक पश्चिम बंगाल में ही क्यों कोई केंद्र से कोई दल आ जाए तो विवाद हो जाता है। ये बड़ा एक क्षोभ का विषय है कि वहां पर हमेशा एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि वहां पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं। राज्यपाल कह रहे हैं कि आप जांच के जो मामले हैं उनकी संख्या बढ़ाइए, जांच की संख्या बढ़ाइए। सरकार कह रही है हम बढ़ा रहे हैं, आप राजनीति मत करिए। बड़ा मिलजुल कर चलने का समय है। आप देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब भी कुछ बोलती हैं आजकल उनके पीछे एक बैनर लगा रहता है कि हम मिलकर इस कोरोना वायरस से लड़ें। लेकिन क्या मिलकर लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में? यही एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इस प्रश्न का अगर जवाब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी दे सकें तो काफी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें राजनीति की ही बात करें तो आप राजनीति देखिए कि किस तरीके से जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद तो सोनिया गांधी ने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया सरकार पर कि वो नफरत का वायरस फैला रही है और लोगों को जो मदद दिए जाने की जरूरत थी वो मदद नहीं दी गई है। और साथ ही यह भी कह दिया कि जो सरकार है वो बिना रणनीति के काम कर रही है, बिना रणनीति के आगे बढ़ रही है। अब सोनिया गांधी को शायद उन सब खबरों से अपडेट नहीं किया गया, नहीं कराया गया कि इस समय भारत की सरकार जो भी कदम उठा रही है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। भारत की सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है उसमें जितनी सफलता मिल रही है उतनी किसी अन्य देश को नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ों से शायद उनको अपडेट नहीं किया गया, इसलिए शायद उन्होंने ये बयान भी दिया होगा। लेकिन इस समय कांग्रेस को बचना चाहिए था इस तरीके की राजनीति करने से, खासतौर पर राजनीतिक एकता तोड़ने से, और मिलकर सहयोग करने की जरूरत है, सरकार के साथ सहयोग करने की जरूरत है। आपका सरकार में बहुत विशाल अनुभव रहा है कांग्रेस का, अपने अनुभव से आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, सरकार को सुझाव दे सकते हैं। सरकार ने आपका एक सुझाव माना भी, खासतौर पर एफडीआई नीति की बात करें तो एफडीआई पॉलिसी में जो संशोधन किया गया है कांग्रेस ने सुझाव दिया था, अच्छा था, रचनात्मक सुझाव तो सरकार ने माना, कांग्रेस ने तारीफ भी की, एक अच्छी बात है। ऐसा रचनात्मक सहयोग की हम बात ही ना करें, रचनात्मक सहयोग करें भी, सकारात्मक सहयोग करें भी, तभी ये जो देश है वो एकजुटता के साथ इस समय कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ सकेगा। और अगर हम देखें सरकार की, तो सरकार भी देखिए सबकी चिंता कर रही है। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो डॉक्टर्स पर हमले होते थे और उसमें जो डॉक्टर पर अगर अब हमला करे, हमारे हेल्थ सर्विसेज पे वालों पर हमला करे
तो उसके लिए एक बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है अलग अलग केसों में। तो सरकार की तरफ से सबकी चिंता भी की जा रही है, खासतौर पर अन्न के मामले में देखिए बहुत सारे जो हम ग्रामीण इलाकों में देख सकते हैं कि 3-3 महीने का अग्रिम राशन दे दिया गया है। 1 महीने का पहले दिया जा चुका था, अब 2-2 महीने का अग्रिम राशन दिया जा रहा है, 3-3 महीने के सिलेंडर दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम सरकार बिना रणनीति के काम कर रही है और किसी को मदद नहीं दे रही है। मदद दे रही है, लेकिन हम शायद ग्राउंड लेवल पर देख नहीं पा रहे हैं। हम शायद अपनी अपनी राजधानियों में बैठकर, हम शायद अपने अपने कार्यालयों में बैठकर ही सब कुछ समझ ले रहे हैं और जो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जा रहा है उसी को अंतिम सत्य मान ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ग्राउंड पर देखिए, बहुत रियलिटी कुछ और ही है। आप प्रधानमंत्री को देखिए, वो पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों से भी चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी समझ रहे हैं कि क्या आपके इलाके में दिक्कत है, क्या आपको जरूरत है। वो वैश्विक नेताओं से भी बात कर रहे हैं, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम हमारे को अगर ये चीज चाहिए तो क्या आप दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो दिन रात सरकार कर रही है। सिर्फ सरकार पर आरोप लगा देना और बस अपनी राजनीति कर लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सहयोग करने की जरूरत है इस समय। अब राजनीति का जो विषय है वो बहुत लंबा है। अभी जब भारत इस कोरोना वायरस पर लड़ाई जीत जाएगा उसके बाद कीजिए ना राजनीति कितनी करनी है, लगाइए सरकार पर आरोप, ये लगाइए वो लगाइए, जो जो आरोप लगाने लगाइएगा, लेकिन इस समय सरकार के साथ मिलकर चलिए। सरकार और देश एक साथ बिल्कुल खड़े रहें। कोरोना वायरस ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, इतना यकीन रखिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात साक्षी के साथ।